क्रांति देवी अपने हाथ में 5 नई साड़ियां लेकर बहू के कमरे में पहुंची। अल्पना देखो, तुम्हारे लिए आज मैं 5 नई नई साड़ियां लाई हूँ और इसमें से ज्यादातर तुम्हारे फेवरेट कलर की ही साड़ियां हैं। ओह, थैंक यू सो मच मम्मी जी, साड़ियां तो बहुत अच्छी है। अल्पना ने साड़ियां तो ले ली, पर उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। क्रांति थोड़ी देर तक बहू को देखती रही और मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे अपनी बेटी रिद्धिमा के कमरे में पहुंची। पता नहीं कैसे बहू आ गई है घर में। मैंने 5 साड़ियां खरीद कर दी, लेकिन उससे फर्क तक नहीं पड़ा। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो खुशी के मारे पागल हो जाती। मम्मी, मैंने तो पहले दिन से ही देखा था, इन्हें कभी कुछ अच्छा लगता ही कहाँ है। कहीं की महारानी समझती है खुद को। बिल्कुल, हमने सोने के कंगन दिए, गहने दिए, कितनी बार उपहार दिए, लेकिन जब देखो मुंह बनाकर बैठी रहती है। पता नहीं दिन भर बैठकर क्या सोचती रहती है। मुझे तो लगता है इसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। मम्मी, लेकिन इनके मायके वाले भी कोई अमीर लोग नहीं है जितना ये घमंड करती है। अरे इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन इन्हें जरा भी कदर नहीं है इन सब की। कभी संतुष्टि नहीं होती है। इसी बीच समर्थ कमरे की तरफ आया। उसे कुछ पुराने कागज चाहिए थे। मम्मी, एक बात कहूं? अरे बेटा, तू कब आया यहाँ? अभी, और जो बातें दोनों आप कर रही थी मैंने सुन लिया। अरे भैया, हम तो नहीं रिद्धिमा, ये बातें ऐसी नहीं कही जाती। मम्मी, सोचिए, अल्पना को इस घर में आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नया घर में आना और रहना। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। बेटा, मैं भी समझती हूँ, पर जब मैं अपनी बहू के लिए इतना सब करती हूँ और वो खुशी नहीं होती तो मुझे भी तो बुरा लगता है। मम्मी, खुशियां सिर्फ चीजों से नहीं आती। हो सकता है अभी अल्पना खुद को यहाँ के माहौल में ढालने की कोशिश कर रही हो। हमें उसे समय देना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन भैया, वो हमेशा उदास सी रहती है। रिद्धिमा, सोचो, एक दिन तुम्हें भी शादी के बाद नए घर जाना होगा। वहां अगर कोई तुम्हें समझने की बजाय ताने दे तो कैसा लगेगा? रिद्धिमा चुप हो गई। मम्मी, आप हमेशा कहती है ना, रिश्तों में धैर्य होना चाहिए। तो इस बार वही धैर्य आप रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्रांति ने गहरी सांस ली और चुप हो गई। रिद्धिमा ने भी कुछ नहीं कहा। तो इस दिन के बाद कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। क्रांति और रिद्धिमा ने सोचा कि बहू को थोड़ा टाइम दिया जाए, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी बीच मोहल्ले में शहनाई गूंजी। क्रांति की सबसे करीबी सहेली की बेटी की शादी थी, इसलिए ये शादी उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। रिद्धिमा, सुनो, हमें कल ही मार्केट जाना है। शादी के सारे फंक्शंस में हमें अच्छा दिखना है। हाँ मम्मी, मुझे तो 3-4 ड्रेस चाहिए होंगी, अलग अलग फंक्शंस है ना। दोनों माँ बेटी दिन रात तैयारी में जुट गई। शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, सब नया लाना था उन्हें। देखो रिद्धिमा, इस बार का मेकअप मैं बिल्कुल ट्रेंडिंग लेना चाहती हूँ, सब लोग नोटिस करेंगे। हाँ मम्मी, और साड़ी के साथ ना मैचिंग क्लच भी लेना है। हाँ, पक्का पक्का। घर में हर वक्त शॉपिंग की बातें होती रहती, लेकिन वहीं दूसरी ओर कल्पना का हाल बिल्कुल अलग था। उसे अपने ससुराल की तरफ से किसी भी चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। ऊपर से इस वक्त कल्पना अपनी पुरानी ऑफिस की सहेलियों से ग्रुप कॉल पर बात कर रही थी, वो भी बहुत देर से। तभी कमरे में रिद्धिमा और क्रांति देवी आती है। भाभी, आप शादी में क्या पहनने वाली है? कुछ डिसाइड किया क्या आपने? अरे नाना जी, मेरे पास तो दुनिया भर की साड़ियां रखी हुई है, कोई सी भी पहन लूंगी। अरे बहू, 3 दिन बाद पड़ोस में शादी है, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की, और ऊपर से तू कह रही है अभी तक तूने कुछ डिसाइड नहीं किया। सासू माँ, इसमें क्या डिसाइड करना, मेरे पास काफी महंगी महंगी अच्छी साड़ियां हैं, पहन लूंगी कोई सी भी। और वैसे भी अभी पूरे 3 दिन तो बचे हैं ना। ठीक है भाभी, आपका जो मन है करिए, बस आपका मन खुश होना चाहिए। दोनों कमरे से बाहर निकलती है। माँ, देखा आपने, हम लोग यहाँ इतने दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भाभी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और देखा था आपने, जब भाभी हमसे बात कर रही थी ना, तो उनका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। अपनी सहेलियों से बात करती रहती है दिन भर। अपनी सहेलियों के लिए समय है इनके पास, लेकिन हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे आप भी सोचिए, हमारे लिए समय निकालती नहीं है भाभी, तो हमारे पड़ोसी के लिए क्या निकालेंगी? वही तो रिद्धिमा, पता नहीं कहाँ फंस गए हम लोग। बहुत गलती हो गई है ऐसी बहू लाकर। सच में माँ। लेकिन तू चिंता न कर, इसकी ऐसी हरकतें और भी बढ़ती रही ना तो मैं इसे अच्छे से सबक भी सिखा दूंगी। हाँ। तो पड़ोस में शादी के फंक्शंस शुरू हुए, जहां पूरा मोहल्ला सज धज कर जाता। वहां अल्पना हर बार बहुत देर से तैयार होती, कभी बाल ठीक करने में देर कर देती, कभी साड़ी संभालने में। अरे अल्पना, सब लोग निकल चुके हैं, तुम इतनी देर क्यों करती हो? सासू माँ, बस 5 मिनट और। मम्मी देख रही हो ना, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चल छोड़,
आखिर किसी और के घर का फंक्शन है, अपने घर में होगा तो शायद ध्यान देगी। क्रांति देवी को अपनी बहू की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेती है और अपनी सहेली की बेटी की शादी को अच्छे से अटेंड करती है। दिन बीतने लगते हैं और तभी घर में एक बड़ी खुशखबरी आती है कि प्रकाश की नौकरी लग गई थी। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रिद्धिमा सुनो, अब की बार तो घर में धूमधाम होगी। हम अपने बेटे की नौकरी की खुशी में पार्टी रखेंगे। सही कहा मम्मी, अब तो हमें ऐसा जश्न करना चाहिए कि सब लोग याद रखें। पूरा घर तैयारियों में लग गया। कौन सा मेन्यू होगा, कितने मेहमान आएंगे, सजावट कैसी होगी, सब पर चर्चा शुरू हो गई। बहू, तुम मिठाई वाले को फोन कर दो। जी मम्मी जी, करती हूँ। लेकिन वो फोन करने बैठती तो बीच में किसी और काम में लग जाती, कभी देर से फोन करती, कभी नंबर ही गलत डायल कर देती। अल्पना, जरा ग्लासों को सजा दो। ठीक है मम्मी जी। वो आधे घंटे बाद भी बस 4-5 ग्लास ही सजा पाती है। बीच में कभी फिल्म देखने लगती, कभी मोबाइल में बिजी हो जाती। भाभी, अगर आपका मन नहीं है तो हमें बता दो, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो कर रही हूँ मैं। अरे अपने ही घर का फंक्शन है, बहू होकर भी अगर ऐसे बेजान तरीके से काम करेगी तो हम लोग क्या सोचेंगे भला। सच में कितनी बार कहा, फिर भी वही हाल। देख बहू, कान खोलकर सुन ले। अभी तक तो हम तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज करते आए थे, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, समझी ना। काम करना है तो सही से करो, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। नहीं माँ जी, मैं काम अच्छे से करूंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब काम समय से कर पाऊँ। कोशिश का मतलब भी जानती हो तुम? तुम्हें मैंने उस दिन थोड़े से बर्तन रखने वाली अलमारी को साफ करने के लिए क्या बोल दिया? तुम्हारे तो चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। ऊपर से तुमने उसे साफ करने में 2 दिन लगा दिया। अरे जरा सा कुछ सही करने को बोलो तो 3-3 घंटे लगा देती हो तुम। इससे तुम कोशिश कहती हो? अपना नाटक बंद करो और अपने ससुराल में सही से रहो, नहीं तो हमें तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, आप मेरी मम्मी से कुछ मत बोलिएगा प्लीज। क्रांति देवी जवाब नहीं देती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं पार्टी का दिन आया। पूरा घर रोशनी से झगमगा रहा था। एक एक करके मेहमान आ रहे थे। क्रांति देवी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। रिद्धिमा इधर उधर देख रही थी कि सब ठीक चले, लेकिन अल्पना का चेहरा हमेशा की तरह उदास और थका थका सा लग रहा था। अल्पना, जरा देख कर आओ, सारी मिठाइयां तैयार हो गई कि नहीं। जी मम्मी जी। मिठाइयां चेक करने के लिए अल्पना चली जाती है, लेकिन बीच में इस पार्टी में आए हुए अपने दोस्तों और अपने माता पिता से बात करने लगती है। यही सब क्रांति देवी पीछे से देख रही थी और थोड़ी देर बाद जब अल्पना उसके पास आती है, बहुत हो गया अब। जब किसी और के घर का फंक्शन था तब भी तुम ऐसे ही रही। सोचा अपने घर में कुछ फर्क आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हूँ मम्मी, जिसको अपने ही घर की खुशी का एहसास नहीं है उससे और क्या उम्मीद करे। उस दिन अल्पना को अपनी सासू माँ और ननद के मुंह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऊपर से अल्पना की सास और ननद उससे बात करना भी छोड़ देती है। तभी कुछ दिन बाद अचानक से अल्पना की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और घर में कुछ मोहल्ले की औरतें आती हैं। अरे अल्पना बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी अभी? हाँ आंटी जी, बस ठीक हूँ। अरे अगर मूड सही नहीं लग रहा तो बताओ, शाम को कहीं चलते हैं घूमने। हाँ, और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। अरे आंटी जी, क्या अच्छा याद दिलाया आपने। आपको पता है, मॉर्निंग मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, इसलिए हम लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। हाँ रेखा बेटा, मुझे ना अपने लंदन वाले बेटे को कुछ इंडियन कपड़े भेजने हैं, तो सोच रही थी वहीं से ले लूंगी। ऑफर भी चल रहा है तो 4-5 सूट भी खरीद लूंगी। अल्पना उन दोनों की बातें सुनती रहती है और अपना सर हिलाती रहती है। वो तो मन में बस यही सोच रही थी कि यहाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये लोग तो शॉपिंग की बातें कर रहे हैं। इस कॉलोनी में रहते हुए इतने महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई एक ढंग की सहेली भी नहीं बन पाई है मेरी। मुझे तो रेशमा की बहुत याद आ रही है। उसके गली मोहल्ले वाले कितने अच्छे थे। उसके मोहल्ले में जहां भी जाती थी सभी लोग मेरा हाल खबर पूछते थे, और तो और खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए भी बुलाते रहते थे। क्या टाइम था जब मैं वहां रेशमा के साथ किसी भी घर में चली जाती थी और कुछ न कुछ खाने को मिल जाया करता था। सब लोग कितने फ्रेंडली थे वहां पर। रेशमा के घर वाले तो मुझे एकदम अपनी बेटी जैसे समझते थे। एक यहाँ के लोग हैं, उन सबसे बिल्कुल अलग। इस बहू के 5 मायके थे। जी हाँ, 5 मायके। पहले तो इसके कॉलेज फ्रेंड वाले, दूसरे इसके खुद के घर वाले, और तीसरा इसका प्यारा खुद का कमरा। चौथा ऑफिस के कलीग्स, तो 5वां मायका था रेशमा की गली मोहल्ले वाले। शादी के बाद बहू को इन सबको छोड़ना पड़ा, इसलिए उसे बहुत दुख हो रहा था। दिन गुजरते हैं और तभी एक दिन अल्पना अपने कमरे को बिल्कुल उसी कमरे की तरह सजा देती है जैसा उसका मायके वाला कमरा था। तभी समर्थ अपने कमरे में गया तो उससे देखा पूरा कमरा बदल गया है।
ये सब क्या है अल्पना? क्या, बस ऐसे ही। मैंने सोचा थोड़ा अपना सा लगे इसलिए अपने तरीके से सजा लिया। अपने तरीके से? मतलब ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? सब कुछ मायके जैसा ही चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नहीं समर्थ, मेरा मतलब वैसा नहीं था, मैंने बस। अरे बस बस रहने दो, माँ सही कहती है। तुम्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, तभी तो हर बात में तुम्हें मायका याद आता है। यहाँ की कोई चीज पसंद ही नहीं आती तुम्हें। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तो बस। अरे कुछ मत समझाओ मुझे। शादी को इतने महीने हो गए पर तुम्हारे अंदर जरा भी बदलाव नहीं आया। हर काम ऐसे करती हो जैसे कोई मजबूरी हो बस। अरे हम लोग इतने बुरे हैं क्या? तभी कमरे में अल्पना का देवर प्रकाश आया। भैया सब ठीक तो है? बाहर तक आवाज आ रही थी। अरे तू ही बता प्रकाश, ये कैसी बीवी है मेरी? न मायके को छोड़ सकती है, न ससुराल को अपना सकती है। भाभी हमने आपको कितनी बार समझाया है कि थोड़ा इस घर को भी अपनाइए, लेकिन आप सुनती क्यों नहीं? मैंने कब कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। कोशिश? ये कोशिश है कि कमरे को मायके जैसा बना दो ताकि हमेशा वही याद आता रहे। भाभी हमें लगता है आपको यहाँ रहना ही मुश्किल लग रहा है, तभी तो हर काम हर बात आपको भारी लगती है यहाँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप लोगों को बुरा लगे। मुझे तो बस अपने मायके की बहुत याद आती है, इसलिए मुझसे ये सब हो जाता है। जैसे मेरे मायके वाले मुझे अच्छे से समझते हैं, वैसे आप लोग भी मुझे समझने की कोशिश करिए ना। आप लोग ये भी समझने की कोशिश करिए कि मैं अपने 5 मायके छोड़कर आई हूँ। 5 मायका? हाँ, वो लोग जिनसे मैं अपनी सारी परेशानियां बता सकती थी और वो मेरी परेशानियां आराम से समझ भी जाया करते थे। मेरा दूसरा मायका मेरा कमरा, जहाँ मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी। इस तरह अल्पना अपने 5 मायके के बारे में बताती है। अरे चुप रहो, इतनी देर से हम लोगों की बेइज्जती कर रही हो तुम, अब बस भी करो। हम सब तो तुम्हें विलन लगते हैं ना? तुम क्या चाहती हो, सब तुम्हारी मर्जी से ही चले? हाँ, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ सबकी मर्जी चलती है, समझी? अल्पना चुपचाप खड़ी थी और समर्थ का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर क्रांति देवी और रिद्धिमा इस बात से बहुत खुश हो रही थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत अकड़ रही थी, मेरे बेटे ने आज इसकी सारी अकड़ निकाल दी। इस झगड़े के बाद से अल्पना का मन बहुत दुखी था। वो उस रात अपनी माँ किशोरी देवी को कॉल करती है। माँ, यहाँ सब मुझसे नाराज रहते हैं, कोई भी खुश नहीं है मुझसे। अरे बेटा परेशान ना हो, देख ससुराल में सब नया होता है, मायके की तरह अपनापन तुरंत तो नहीं मिलता ना बेटा। पर माँ मैं कोशिश तो करती हूँ, फिर भी सब मुझे ताने मारते हैं। समर्थ भी अब मुझ पर गुस्सा दिखाने लगे हैं। सुन, अगर तुझे अपने 5 मायके की बहुत याद आती है ना, तो तू कभी कभी अपने 5 मायके वालों को अपने यहाँ बुला लिया कर, लेकिन कोई ना कोई बहाना मार कर, इससे तुझे भी अच्छा लगेगा। पर बेटा ये मत भूलना कि अब तेरा घर वही है, वहां भी तुझे दिल से रहना होगा। घर का काम थोड़ा बहुत कर और हंस कर रहे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुनकर अल्पना को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वो अब घर में काम सही से करेगी और सबको खुश करने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों तक अल्पना सुबह उठकर घर के छोटे मोटे काम करने लगी, रसोई में भी हाथ बटाती, ड्राइंग रूम सजाने लगी, हर काम करते समय मुस्कुराने भी लगी। समर्थ को अपनी तरफ करने के लिए ये सब नाटक कर रही है, बहुत तेज लड़की है ये। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। वहीं शाम के समय जब अल्पना ने चाय बनाई, सबने चाय पी तो, अरे अल्पना इतनी मीठी चाय कौन पीता है? ये भी कोई चाय बनाने का तरीका है? चाय बनाने का मन नहीं था, पहले ही बोल देती, गुड्डी बना देती। अल्पना तुमसे सिंपल चाय भी ठीक से नहीं बनती। अल्पना चुप रही। वहीं दूसरे दिन जब अल्पना ने सब्जी बनाई तब, ये कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है भाभी? ओह माय गॉड, पूरा मुंह का स्वाद बेकार हो गया। अरे मुझे तो लगता है तुम्हें खाना बनाने का 1% भी शौक नहीं है, या फिर जानबूझकर अच्छा खाना बनाना नहीं चाहती हमारे लिए। ऐसा करो अल्पना, आज से तुम खाना बनाओ ही मत, गुड्डी खाना बना लेगी प्लीज। जी मालिक। ऐसी छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा जाने लगा। अल्पना का दिल रोज टूटता जा रहा था। इसी बीच अल्पना का जन्मदिन आ गया। उसने सोचा शायद इस दिन तो कुछ अच्छा होगा। माँ की सलाह याद आई तो उसने अपने 5 मायके को बुलाने का फैसला किया। जन्मदिन पर सब घर आए। कॉलेज की दोस्त ने गले लगाकर कहा, वाह अल्पना, तू तो एकदम वैसी है। हमने सोचा था शादी के बाद बदल जाएगी, पर तू अब भी हमारी वही पुरानी दोस्त है। ऑफिस की सहेली बोली, सुन तेरा घर तो बहुत बड़ा है, पार्टी भी मजेदार होगी आज। हाँ और नहीं तो क्या, इतने दिनों बाद मिले हैं, मजे तो करेंगे ही हम। अल्पना बेटी खुश रहो, भगवान करे तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो। घर में हल्की फुल्की हंसी ठिठोली हो रही थी, लेकिन समर्थ को ये सब अखरने लगा। रात के 12 बजने वाले हैं,
कब जाएंगे ये लोग? और ऊपर से तुमने हमें खाना भी इतनी लेट में दिया, हमने कुछ नहीं कहा और ऊपर से ये सब नाटक। हाँ तो बस वो लोग जा ही रहे हैं। वो तो अच्छा होता है कि वो लोग वाकई में 15 मिनट बाद वहां से निकल जाते हैं। खैर कुछ महीने बीत गए। घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी गई। सब मेहमान आने वाले थे। अल्पना ने सोचा इस बार वो सबको खुश कर देगी। वहीं पूजा के दिन उसने फिर अपने 5 मायके वालों को बुला लिया। मेहमान आए तो अल्पना दौड़ दौड़ कर अपनी माँ, दोस्तों और रेशमा के मोहल्ले के लोगों की खातिरदारी करने लगी। उन्हें पानी देती, प्लेटें सजाती और कभी उनसे देर तक बातें करती। वाह मम्मी देखिए, भाभी के लिए तो सिर्फ मायके वाले ही मेहमान है, हम तो शायद उनके लिए अजनबी है। अरे सही कह रही है तू, इस लड़की को क्या पता कि ससुराल में कैसे रहना होता है। पूजा खत्म हुई। 5 मायके वाले भी चले गए। अल्पना तो ससुराल में रह रही है या होटल चला रही है अपने मायके वालों का? भाभी आप बिल्कुल यहाँ की होकर भी रह नहीं सकती है। अल्पना, हमने कितनी बार कहा कि थोड़ा इस घर को अपना मानो, पर तुम तो हमेशा अपने 5 मायकों में खोई रहती हो। भाभी, आजकल तो जब भी मौका मिलता है आप अपने उन लोगों को बुला लेती है और हमें भूल जाती है। सबने मिलकर अल्पना को खूब सुनाया। उस रात वो अकेली बैठी रही और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो सब मुझे गलत समझते हैं। अल्पना रोती रही। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। तभी समर्थ ने देखा अल्पना रो रही है। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा है। इसके बाद समर्थ अपने परिवार वालों से बात करता है और उन्हें समझाता है कि वो सब नई बहू को ज्यादा कुछ ना बोले। और अब समर्थ का परिवार अल्पना से कुछ भी नहीं कहता।